हेलो ट्रेनिस, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा कि जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक पे बात किए, जैसे पाचन और आपका उत्सर्जन। इसी प्रकार से वनस्पतियों में जो होने वाले जैविक क्रिया से प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, ये सभी टॉपिक पे बात हुई। इसी प्रकार का उसी जीवन की क्रियाओं के अंतर्गत एक और टॉपिक आपका है जिसका नाम है श्वसन या रेस्पिरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन का अर्थ होता है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीवों में जो कार्बनिक पदार्थ जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके विघटन के उपरांत ऊर्जा उत्पन्न हो, उसको श्वसन कहते हैं। अगर यह जो भोज्य पदार्थ का विघटन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसको हम ऑक्सीश्वसन कहेंगे, और यदि यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा जिसको हम अनाक्सीय श्वसन कहेंगे। इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है श्वसन दो प्रकार से होता है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीय श्वसन। तो सीधे आप ये नहीं कह देंगे कि जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको श्वसन कहते हैं। पहले आप जनरलाइज कहिए, फिर टाइप पे आइए कि जिसमें जैविक प्रक्रिया यानी जीवों में होने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन के उपरांत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको श्वसन कहते हैं। अब यहाँ दो शर्तें हो जाती हैं। यदि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो इसे ऑक्सीय श्वसन कहते हैं, और यदि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो इसको अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। अब सीधे से आप ये नहीं कह देंगे कि जिसमें कार्बनिक पदार्थ का विघटन हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऊर्जा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं। श्वसन फिर उसमें टाइप ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीय श्वसन। इस बात को मैं इस तरह एक फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखिए, इसमें ग्लूकोज होता है तो सबसे पहले उसको ग्लाइकोलिसिस होता है। जो कोशिका द्रव्य है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, उसको साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया चलती है। यहाँ तक ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक देख रहे हैं आप कि जो ग्लूकोज होता है इस प्रक्रिया में दो पायरुविक अम्लों में टूट जाता है, लेकिन पायरुविक अम्ल के बनने के उपरांत अब आगे जो है आपका उस पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, डिपेंड करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो वहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है, ईटीएस चलता है, जिसके उपरांत CO2 और जल का निर्माण होता है, साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है इस चरण के आगे, तो वहीं पर अनाक्सीय श्वसन होता है, और इसके उपरांत उस प्रक्रिया फर्मेंटेशन करने की किण्वन आपने इसे पढ़ा होगा, और इसमें अल्कोहलिक पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यहाँ पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से श्वसन क्या होता है, उसके श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे अधिकांश केसेस में हमने देखा है, जैसे बच्चों से पूछिए कि श्वसन क्या होता है तो आप कहने लगते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 निकाला जाता है, तो श्वसन नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, वो श्वासोच्छ्वास से ब्रीथिंग होता है। ठीक है, जंतुओं में पहले ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग है वो। श्वसन कंप्लीट जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होकर ऊर्जा उत्पन्न हो, पूरी प्रक्रिया का नाम है। अब ये जो श्वसन होता है जंतुओं में, वनस्पतियों में भी बात अलग से करते हैं। जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। आप जानते हैं, पहला जो है श्वासोच्छ्वास, जिसको ब्रीथिंग कहते हैं, और दूसरा स्टेप है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थर्ड स्टेप होता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि पुनः 3 चरणों में पूर्ण होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस में। जैसे आप सभी जानते हैं कि जंतुओं में श्वसन के लिए कोई न कोई श्वसनांग होता है। जैसे मनुष्यों में क्या होता है, पूरा श्वसन तंत्र है जिसके अंदर मुख्य हमारे श्वसनांग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो नेसल ट्रैक्ट से, नाक के रास्ते से वायु जाती है और विंड पाइप या ट्रैकियस होते हुए दोनों लंग्स में प्रवेश करती है, दोनों फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। और फेफड़ों में, प्रत्येक फेफड़े में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लगभग 15 करोड़ अल्विलाई होती हैं। तो 150 मिलियन, हिंदी वर्जन में बोलेंगे 15 करोड़, इंग्लिश वर्जन बोलेंगे 150 मिलियन। प्रत्येक फेफड़े में, प्रत्येक लंग्स में 15 करोड़ अल्विलाई होती है, 150 मिलियन अल्विलाई होती है। यानी कि दोनों फेफड़े मिलकर बात करेंगे लगभग 30 करोड़ अल्विलाई हो जाएंगे, 300 मिलियन। इतनी सारी अल्विलाई होती है जो कि हमारे श्वसन की इकाई होती है, जिसी में जाकर एल्विलाइज में जो कूपिकाएं हिंदी में कहते हैं उन्हें, उसी में जाकर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो जो गैसेस हमारी जा रही हैं, श्वसन या श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग क्या होता है, आप कहते हैं कि वातावरण से CO2 की अधिकता वाली गैस लेना, केवल ऑक्सीजन लेना ऐसा नहीं कहेंगे आप, क्योंकि सारी गैसेस आप लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मतलब अमाउंट प्रेजेंट रहता है, लेकिन केवल ऑक्सीजन लेना, CO2 निकालना ऐसा भी आप बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे आप।
आप कहेंगे ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु को फेफड़ों तक ग्रहण करना और CO2 की अधिकता वाली गैस का फेफड़ों से बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में केवल दो गैसों का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2, क्योंकि इनका डिफ्यूजन रेट, इनका विसरण दर अधिक होता है और गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ये जो है, जो हमारे लंग्स में जो गैस हमारी पहुंचती है तो सभी गैसें गई, लेकिन एक्सचेंज जिसका होता है O2 और CO2 कैसा है, इसलिए आप पहले बोल देते हैं कि O2 लेना CO2 निकालना, लेकिन जाती सभी गैसें, बात आपको ध्यान रखना है। तो गैसों का एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद O2 चला जाता है लंग्स की एल्विलाई में। एल्विलाई में जो आया हुआ रक्त के थ्रू CO2 पूरी बॉडी का बना हुआ वो आ जाता है फेफड़ों से बाहर निकल आता है। इसको आप कहते हैं श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। फिर फेफड़ों से रक्त के माध्यम से वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा और जो कोशिकाओं में श्वसन के उपरांत CO2 बनता रहता है उस CO2 को लेके वापस आता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन। तो हमारा जो गैसों का परिवहन, इसमें दो मुख्य गैसों का परिवहन हो रहा है, O2 और CO2 का। और O2 जो है हमारा मेनली दो रूपों में जाता है। करीब 3% जो O2 होता है हमारा, वो हमारा प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में जाता है। बाकी 97% जो O2 होता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बॉडी के टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचता है। इसी प्रकार CO2 जो होता है हमारा, जो ऊतकों में बना है, कोशिकाओं में बना है, वो वापस फेफड़ों तक आता है। वो 3 रूपों में आता है। लगभग 7% CO2 जो होता है हमारा प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में आता है। लगभग 23% जो होता है हमारा CO2 वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आता है। और बाकी बचा 23 और 7 30 हो गया, बाकी कितना बचा 70%। तो 70% CO2 जो होता है हमारा बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे कोशिकाओं से हमारे फेफड़े तक आता है, फिर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ये तो बात होगी गैसों का परिवहन। थर्ड स्टेप, जो मेन स्टेप होता है आपका कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हमारा ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचा और जहाँ पर कि रक्त की सहायता से हमारा भोजन भी पहुंचा है, ग्लूकोज भी पहुंचा है, वहीं पर ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा उत्पन्न होनी है। ये स्टेप क्या कहलाता है, यही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और कोशिकीय श्वसन में जैसे आपको बताया कि पहले इसके 3 स्टेप होते हैं। आपको पहला स्टेप क्रेब्स साइकिल होता है, दूसरा होता है पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। इसको ETS कह सकते हैं, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारा कोशिका द्रव्य में जो तरल होता है, जो कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसोल कहते हैं, वहां पर हमारा ग्लूकोज छूटता है 2 पायरुविक अम्लों में। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला पदार्थ होता है, पायरुविक अम्ल आपका 3 कार्बन वाला पदार्थ है, जिसके डबल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं पायरुविक एसिड के। इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस आपका कहाँ चलता है, कोशिका द्रव्य में, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में चलता है। और वहां बनने के जो पायरुविक अम्ल बन जाता है, यदि वो ऑक्सीश्वसन हो रहा है तो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो पायरुविक एसिड होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल भाग भरा होता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसमें जो तरल है उसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। इस प्रक्रिया में आपके जो ऊर्जा के बंध बनते हैं NADH2 और FADH2 के फॉर्म में, वो जो है उनसे ATP के फॉर्म में ऊर्जा निकलती है। आपके जाके जो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर वाली कला होती है, अंतः कला होती है, उसमें अंदर जो आप जानते हैं कि फोल्डिंग्स होती हैं, उस पर F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम होते हैं, उसी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जहां पर जाकर आपका NADH2 और FADH2 से ऊर्जा ATP के फॉर्म में मुक्त हो जाती है। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि एक FADH2 2 ATP देता है, एक NADH2 3 ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त कर देता है। इस प्रकार से एक ग्लूकोज को आपको ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में लगभग 38 ATP प्राप्त हो जाता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन में केवल 2 ATP प्राप्त होता है। अनऑक्सीश्वसन में जो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, फर्मेंटेशन होकर एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और CO2 का निर्माण हो जाता है। उम्मीद है कि आपको श्वसन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।